सबसे अगर पूछेगा कि कंटिन्यू करना है, सब कंटिन्यू करिएगा। चलो, तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? कल के लेक्चर में हमने देखा था कि डाइपोल के बारे में देखा था। तो डाइपोल क्या होता है भाई? डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट आउट होते हैं, ठीक है। और उनको एक्सप्लेन करने का एक हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर मान लो यहाँ एक चार्ज है -q, यहाँ कुछ दूरी पे यहाँ पे एक चार्ज है +q, और ये जो है r दूरी पे मान लो सेपरेट आउट है, या हमने l लिया था तो l दूरी पे ये सेपरेट आउट है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो p से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो होता है q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों में से किसी का एक मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की दूरी, यही होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट क्या होगा? कूलाम्ब मीटर, ठीक है। कैसे? कूलाम्ब मीटर, ठीक है। और डायरेक्शन जो होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। फिर हमने इस डाइपोल के वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर ये डाइपोल अलग अलग सेपरेट डायग्राम्स आपने कल बनाए थे, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं आप बोलोगे तो मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको हेल्पफुल हो। लेकिन अभी ध्यान देना है कि ये जो एक्सिस है चार्जेस को जोड़ने वाली, इसको कहते हैं डाइपोल एक्सिस। क्या कहते हैं? डाइपोल एक्सिस। नोट करते रहना, ये छोटी छोटी बातें शायद ना लिखिए। तो डाइपोल एक्सिस होता है। डाइपोल एक्सिस के अलाउंग जो पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट। दिस में बी हियर आल्सो, इधर भी हो सकता है। तो ये एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट को हम अगर P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो EP, यानी कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो क्या आता था? 2kP अपॉन, अगर ये मिड पॉइंट से, ये ध्यान देना ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से x दूरी पे है तो x क्यूब, ठीक है, 2kP अपॉन x क्यूब। और बाकी हम वेक्टर यूज करते हैं, वेक्टोरियली आपको रिप्रेजेंट करना है, एक ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक और बात ध्यान देना है, ये अजम्पशन हमने लिया था तब ये आया था। अजम्पशन क्या था? कि दिस x मस्ट बी ग्रेटर देन l, ये अजम्पशन था। इफ x ग्रेटर देन l, ये अजम्पशन लेके हमने करा था। अजम्पशन नहीं होगा मतलब कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंफ्यूजिंग, जेई मेंस में तो खासकर, नीट में तो चलो ठीक है पूछा जा सकता है, नो डाउट। लेकिन ध्यान दो, अगर ये x मान लो दे दिया 3 मिलीमीटर, x की वैल्यू दे दिया 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, और ये l की वैल्यू दे दिया 5 मिलीमीटर, तो दे आर कंपेरेबल। 3 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर क्या है? कंपेरेबल है। तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड ही है इस कंडीशन के लिए। तब हमको इसके ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर आप देखोगे तो वो फॉर्मूला क्या हुआ करता था यार? कौन बताएगा? दीपक बताओगे क्या? सर 2kpx अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 2 होल स्क्वायर, ये होता है ना? यस। ठीक है, तो ये तब का है जब कंपेरेबल हो, लेकिन जब कंपेरेबल नहीं होगा तो वी विल यूज दिस, ठीक है। और वैसे मोस्टली यही यूज होता है, ठीक है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जेई मेंस वाले तो खास कर यार ये चीजों में घुमा सकता है कि अगर डाइपोल का लेंथ इस पॉइंट के दूरी से कंपेरेबल हुआ तो आपको क्या करना होगा? ये फॉर्मूला यूज करना होगा, नहीं तो वैसे 90% केसेस में यही यूज होता है। सिमिलरली हमने देखा था कि इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब 90 डिग्री पे कोई पॉइंट, यहाँ पे ऐसा मान लो x पॉइंट है, ठीक है, ऐसा है कोई पॉइंट, इसी पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, जो 90 डिग्री पे होता है मिड पॉइंट। तो ये जो ex होगा वो होता है माइनस ऑफ kp अपॉन x क्यूब। वही ये तभी जब ये वैलिड हो। तो यहाँ पे निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा इधर की तरफ,
ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर ही है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ। जैसे देखो यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर जितना पढ़े हो समझ में आए। चलो ये तो रिवीजन वाला पार्ट था, हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। देखना क्या है कि इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ट्वाइस होता है, दोगुना होता है एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड के। फिर हमने जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जनरल मतलब कि कुछ थीटा एंगल, तो वो होता है kp अपॉन x क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जनरल पॉइंट पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछा गया है क्वेश्चन पे। ये थीटा की वैल्यू बदलते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते जाएगी। वही थीटा 90 कर देते हैं तो इक्वेटोरियल पोजीशन बन जाता है, थीटा 0 कर देते हैं तो एक्सियल पोजीशन बन जाता है। ठीक है, अब कुछ और बातें ध्यान देनी है। हमने देखा था कि यार हमने एक एंगल फाई माना था, तो tan फाई इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा आया था। तो वहां पे आप ये जरूर स्पेसिफाई कर लीजिए सभी लोग अपने नोट्स में कि ये जो है वो जो फाई है, फाई जो है वो है एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट एंड E2 या फिर सॉरी EP1 कह सकते हैं। EP1 से हमने रिप्रेजेंट किया था एक्सियल पोजीशन को, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फाई क्या था, थीटा क्या होता है, थीटा होता है द एंगल ऑफ द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डाइपोल एक्सिस। मतलब डाइपोल एक्सिस से ये वाला जो पॉइंट जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसका एंगल जो होता है वो थीटा होता है। ठीक, ये चीजें क्लियर रखनी जरूरी है। ये बेसिक हमने करा। आज हम न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे और कुछ और बातें हैं जैसे डाइपोल की वजह से टॉर्क, उस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हमको चर्चा करना है डाइपोल की वजह से एनर्जी। तो पहले मैं सोच रहा हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क और एनर्जी जो है हम डिस्कस कर लें, हार्डली 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो जरा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। सर आप म्यूट किए हैं। हाँ, तो ये चीजें आपको देखनी है। ये अभी अभी आवाज जा रही है क्या सबके पास? यस सर। ठीक है, चलो। तो मेरा, अच्छा ये बताओ दीपक, मेरा वीडियो भी साथ ही साथ दिख रहा है क्या इसके अलावा? हाँ सर दिख रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात, ध्यान देना। तो यहाँ पे हमको ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देते हैं तो क्या होगा वो हमको ध्यान देना है। ये चीजें आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको तो मैं भेजूंगा ही, मैं इसलिए ओपन कर दिया हूँ कि थोड़ी क्लियरिटी रहे। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक, आपको नोट्स में लिखना है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमको समझना है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। अब ध्यान दो, जैसे मान लो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने कल समझा ही दिया था कि भाई इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो और पैरेलल जो है वो मूव करें। ठीक है, वो पैरेलल मूव करें, तो ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, डाइपोल रखना है। अब जैसे मान लो मैंने डाइपोल रख दिया,
ये डाइपोल रख दिया, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज हमने जो है ऐसा प्लेस कर दिया, डाइपोल का मिड है, ठीक है। ये हमने किया तो होगा क्या, याद रख, ध्यान से समझना कि, और ये लिखते रहिएगा आप लोग, ध्यान समझना कि कभी भी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, फोर्सेस लगते हैं। पहले देखो फोर्स लगेगा कैसे, हमने पहले ही देख रखा है कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसको हम कहते हैं QE, और इसको हम F प्लस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। F प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है, और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम कहते हैं QE, माइनस QE। माइनस का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप देख रहे होंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्जेस भी, उनका भी मैग्नीट्यूड सेम है, बस अलग क्या है, डायरेक्शन। यानी इस डाइपोल के ऊपर इधर एक फोर्स खींच रहा है, इधर एक फोर्स खींच रहा है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अलग, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी क्या समझना है हमको कि कभी भी वो, अभी मैं आपको जब शेयर करूंगा स्क्रीन तो वहां पे आप देखोगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसको आप लिखिए। इसको बनाने के बाद क्या लिखना है कि when an electric dipole is placed in an uniform electric field, then the net force acting on electric dipole is zero, is zero। आगे आप पढ़ा लीजिएगा, बिकॉज करके हिंदी में ही लिख लेना। क्यों भाई, क्योंकि दोनों चार्जेस के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, इस वजह से नेट फोर्स होता है 0 होता है, ये बात क्लियर। लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा कि नेट फोर्स तो 0 होता है, लेकिन ये डाइपोल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है, टॉर्क अप्लाई होता है, ये फोर्सेस टॉर्क अप्लाई कर देते हैं। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल अगला हमारा जो है टॉपिक होगा कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूं, ये है पॉइंट O, ये है A, ये है B, ठीक। थोड़ा वेक्टर का यूज है, दो मेथड से मैं ये कराता हूं। एक सिंपल मेथड होता है, एक जो मेथड होता है वो वेक्टर यूज करके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है, वो भी करना होता है, ठीक है। मान लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो पूरा लेंथ है डाइपोल का वो है L, क्या है, L। अब ध्यान देना, पहले हम मेथड 1 करेंगे, मेथड 1, ठीक। ये हम मान रहे हैं कि जो हमारा डाइपोल, अच्छा ये करेगा क्या, ये देखो यहाँ पे टॉर्क कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस चाह रहे हैं कि डाइपोल घूम जाए, डाइपोल क्या हो जाए, घूम जाए, ठीक है। तो डाइपोल को रोटेट करना चाह रहे हैं, यानी कि ये टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि इस पॉइंट O के अबाउट जो है ये रोटेट कर रहा है, पॉइंट O के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसके ऊपर भी टॉर्क लग रहा होगा प्लस वाले चार्ज पे, और माइनस वाले चार्ज पे भी टॉर्क लग रहा होगा। तो टॉर्क ऑन प्लस Q, ध्यान दीजिए, टॉर्क ऑन प्लस Q, ठीक है। टॉर्क क्या होता है भैया, R क्रॉस F, R क्रॉस F, ये आपको बताया गया है 11th में, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है R क्रॉस F होता है। तो अभी आप देखो फोर्स की डायरेक्शन इधर, और ये यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ये भाई इसके बाद घूम रहा है, तो यही जो होगा हमारा, जो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स की जो होगी डिस्टेंस होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फोर्स लग रहा होगा उसकी दूरी होगी। तो R क्रॉस F, यानी कि OA वेक्टर क्रॉस F प्लस, यही होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, OA वेक्टर क्रॉस, इसको लिख सकते हैं Q इंटू E। Q आप बाहर ले लें, चार्ज स्केलर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OA क्रॉस E, तो ये आया टॉर्क ऑन प्लस, क्या आया, टॉर्क ऑन प्लस।
अब जरा देखो यहाँ पे क्या समझना है, टॉर्क ऑन माइनस, टॉर्क ऑन माइनस क्यू का क्या मतलब है, यानी अभी इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस माइनस क्यू की जो डायरेक्शन है वो ओ बी है, यानी कि ओ बी क्रॉस एफ माइनस क्यू, ठीक है, ओ बी क्रॉस एफ माइनस क्यू। अब ध्यान दीजिएगा ओ बी और एफ माइनस क्यू क्या है, माइनस क्यू इंटू ई, वेक्टोरियली हम यही लिखेंगे ना, ये हम क्या कर सकते हैं, माइनस क्यू बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओ बी क्रॉस ई वेक्टर। अच्छा अब ध्यान देना यहां पे करता हूं मैं, ठीक, ये जो माइनस है, माइनस ओबी के पास अगर जाए, ये जो माइनस है माइनस ओबी के पास जाए, सॉरी ये माइनस ओबी के पास जाए तो क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑन माइनस क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्यू, और इसको हम बी ओ लिख सकते हैं क्रॉस ई, कैसे, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं एज बी ओ जो होगा वो माइनस ओबी के बराबर होगा। अरे भाई डायरेक्शन ये पलट रहे हैं ना, आप वेक्टर को पलट दे रहे हैं, तो निगेटिव ऑफ ओबी जो होगा बीओ के बराबर होगा, तो ये हमने ये निकाला, तो इसको फर्स्ट बोल देना है, इसको सेकंड बोल देना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो नेट टॉर्क होगा, टॉर्क नेट वो क्या होगा, टॉर्क ऑन प्लस क्यू और टॉर्क ऑन माइनस, टॉर्क ऑन प्लस क्यू कितना है, क्यू ओ ए क्रॉस ई, और प्लस क्यू टॉर्क ऑन माइनस क्यू कितना है, बी ओ क्रॉस ई। ध्यान दीजिएगा ये सब क्यू कॉमन ले सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉमन ले सकते हैं, क्यू बाहर ले लिया, बचा क्या, ओ ए वेक्टर प्लस बीओ वेक्टर, क्या बचा, बीओ वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया है, क्रॉस करके कॉमन ले लिया है, ठीक, क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन, क्यू कॉमन, ओ ए और बीओ बच गया। अब डायग्राम में आओ, ये ओ ए और बीओ क्या है, अच्छा ओ ए प्लस बीओ या फिर बीओ प्लस ओ ए, बात तो सेम है ना, तो बीओ प्लस ओ ए, बीओ प्लस ओ ए क्या बन जाएगा, बीए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी कि टॉर्क नेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू बीए क्रॉस ई, क्यू बीए क्रॉस ई, और चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम बीए। तो इस टॉर्क नेट को हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क नेट को लिख सकते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है पी क्रॉस ई, ठीक, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे मैं वीडियो तो भेजूंगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसमें भी और दूसरा मेथड है, ठीक, एक सिंपल मेथड, चलो तो देखो नेक्स्ट मेथड 2, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकता है जल्दी से, जल्दी बोलो। अभिषेक मेरी आवाज तुमको क्लियर है, यस सर, आवाज भी क्लियर है। चलो ठीक है, तो ध्यान देना, नेक्स्ट मेथड हम देखने जा रहे हैं, मेथड 2, यही हो रहा था। अब ध्यान दो, दूसरा मेथड बिना वेक्टर का यूज किए, ठीक, बिना वेक्टर का यूज किए, मेथड 2, एक काम करते हैं डायग्राम ही अलग बना लेते हैं, मेथड 2, ठीक, मेथड 2 क्या होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर डाइपोल प्लेस है, ये माइनस ये प्लस, ठीक, अब मान लीजिए, मैं मान रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि
इस पॉइंट के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं, माइनस क्यू के अबाउट, ठीक है। ये लेंथ जो था इसका एल था, माइनस क्यू के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एंगल थीटा, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है एफ माइनस क्यू, और इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है एफ प्लस क्यू, ठीक है, यही हो रहा है। एक बात समझिएगा, ये थीटा क्या है, ध्यान देना, ये देखो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, पी वेक्टर। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो थीटा क्या है, स्पेसिफाई कर सकते हैं आप, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E, P वेक्टर एंड E वेक्टर, ठीक है, ये थीटा है। अब ध्यान दीजिए कि आप देख रहे होगे, हमने ये भी देखा था टॉर्क हम जब कर रहे थे, तो ये साइड में मैं दिखा देता हूं एक चीज। जब हम टॉर्क कर रहे थे 11th में, तो टॉर्क जो था हमने देखा था कि R क्रॉस F होता है, या इसको RL साइन थीटा भी बोलते हैं, या इसको R परपेंडिकुलर F बोलते हैं। R परपेंडिकुलर क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द फोर्स, फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का शॉर्टेस्ट दूरी, जो कि परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए R परपेंडिकुलर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी मदद से जो है हमको ये थोड़ा प्रूफ करना है। तो ये लेंथ L है, ये थीटा है, तो इससे शॉर्टेस्ट दूरी कितना होगा, ये फोर्स का यही होगा शॉर्टेस्ट दूरी, ये वाला परपेंडिकुलर है ना, शॉर्टेस्ट दूरी होगा। तो ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, L साइन ऑफ थीटा। अरे इतने बड़े हो गए, इस ट्रायंगल में देखो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये L साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आप जरा मेरी बात ध्यान समझना, बात ये है कि ये जो प्लस क्यू है, क्या ये टॉर्क अप्लाई कर सकता है इसके अबाउट, एकदम कर सकता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दूरी है। क्या ये जो माइनस क्यू वाला फोर्स है, ये इस पे टॉर्क अप्लाई कर सकता है, एकदम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैंने ये भी पॉइंट बताया था टॉर्क बताते टाइम, मुझे अभी भी याद है कि अगर फोर्स जो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे या इंटरसेक्ट करे, या कुछ भी ऐसा फोर्स हो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंटरसेक्ट करता है, तो वो टॉर्क अप्लाई नहीं कर सकता। तो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने मान लिया है, तो ये फोर्स इसी को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो ये कोई टॉर्क अप्लाई नहीं कर सकता, तो केवल यही फोर्स टॉर्क अप्लाई करेगा। यानी कि जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क ऑन डाइपोल जो है वो क्या होगा, वो होगा F प्लस क्यू इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक। F प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख रहे हैं, अभी वेक्टर फॉर्म में देख लेंगे, Q इंटू ई, आर परपेंडिकुलर टू दूरी कितनी है, L साइन ऑफ थीटा। तो Q इंटू L क्या होता है भाई, चार जो दूरी क्या होती है, P, PE साइन ऑफ थीटा, ये टॉर्क नेट आ रहा है। और हमको पता है कि थीटा क्या है, नथिंग बट एंगल बिटवीन P एंड E, अभी मैंने पहले बताया। तो इसका मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क नेट जो होगा P क्रॉस E, ध्यान देना क्या होता है, P क्रॉस E। कुछ बच्चे E क्रॉस P कर देते हैं, तो वो गलती है, P क्रॉस E रखना है हमेशा, ठीक है, P क्रॉस E। ये आता है हमारा नेट टॉर्क ऑन, ये देखो ये वाला रिलेशन पहले भी आया है ना। तो दो मेथड है, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से जल्दी से, ठीक है। तो ये जो है हमारा आता है P क्रॉस E, या फिर P क्रॉस E भी आप कह लें, या P साइन थीटा कह लें। P क्या है, E क्या है, थीटा क्या है, आप लिख लीजिएगा, ठीक। कुछ बातें और इसमें फटाफट, कि अगर मान लो भैया कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई या 180 डिग्री हो गई, तो क्या होगा, देखो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायग्राम और ये सब लिखते रहना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब ये होता है कि डाइपोल मूवमेंट जो होगा, अब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लगता है डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यानी एंगल 0। 180 डिग्री का मतलब ठीक इसका अपोजिट, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे ये माइनस क्यू है, यहाँ पे ये प्लस क्यू है, तो सॉरी ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो इस केस में क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट इधर होगा, तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, तो ये 180 डिग्री होता है। तो जब भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे, अब देख लें, थीटा की वैल्यू 0 या 180 करेंगे तो तुरंत टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी इस केस में जब थीटा 0 या 180 होता है, तो नेट टॉर्क जो होता है डाइपोल के ऊपर क्या होता है, 0 डिग्री।
मतलब एक बात समझना कि कभी भी कोई भी डाइपोल किसी भी एंगल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे भी रख दिया जाए तो नेट फोर्स तो हमेशा 0 होगा, जो मैंने पहले बताया। लेकिन अगर ये बात देखें, अगर आप देखेंगे कि 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो टॉर्क होता है वो भी 0 हो जाता है। फोर्स तो 0 होगा ही, टॉर्क भी 0 हो जाता है। ये केस। अगर मान लो कि थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है तो इस केस में ये क्या मतलब है, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा इसकी वैल्यू, यानी कि जो नेट टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि जो नेट टॉर्क होगा वो आ जाएगा तुम्हारा पीई। ठीक, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। इतनी बात क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, वही जो मैंने स्क्रीन शेयर किया था, हाँ ये जो स्क्रीन शेयर किया था मैंने, यहाँ पे आप देखोगे तो देखो लिखा हुआ है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए जो नेट फोर्स होता है 0 होता है। नेट फोर्स ऑन डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। बाकी टॉर्क ये होता है। इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान देना है, ध्यान समझिएगा कि हमेशा एक बात याद रखना, ये देखो मैंने लिख रखा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहती है कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन कर दे। ठीक, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप ये डायग्राम्स में देखेंगे ना, ये जैसे डायग्राम है, डायग्राम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, तो ये फोर्स चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाए। डाइपोल मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था। यहाँ मैक्सिमम मिनिमम सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है जो मैंने बता दिया। ठीक, तो अब जो है, ठीक है, अब हम आगे का देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल उसी के डायरेक्शन में क्या कर जाए, अलाइन कर जाए। ठीक है, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। जैसे समझो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर जो है एक डाइपोल प्लेज है, ये माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये माइनस क्यू है और प्लस क्यू है और इसका सेंटर है ये O, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। डाइपोल की लेंथ जो है वो L है। ठीक है, डाइपोल की लेंथ L है। अब देखोगे आप, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब मेरी बात ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि भाई जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर जाए। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर जाए। जैसे इधर की तरफ प्लस के ऊपर फोर्स लगाएगी, इधर की तरफ माइनस के ऊपर फोर्स लगाएगी, घुमाएगी। तो इसको घुमाएगी फोर्स लगा के, तो घुमाने में कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यानी वर्क डन करना पड़ेगा। अब आप समझिए, नेट फोर्स तो 0 है, तो फोर्स की वजह से कोई वर्क होगा नहीं। ये पॉइंट्स लिख सकते हैं आप कि डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो फोर्स की वजह से डाइपोल के, जब डाइपोल मूव करता है तो वहां पे जो फोर्स होता है उसके वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है। ठीक है, तो जो यहाँ पे वर्क डन होगा वो किसकी वजह से होगा, वर्क डन यहाँ पे जो होगा
वो टॉर्क की वजह से होगा, क्योंकि नेट टॉर्क यहाँ पे पाया जा रहा है। जैसे समझो यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, एफ डॉट एक्स या फिर एफ एक्स कॉस थीटा। उसी तरह से वर्क डन बाई टॉर्क क्या हो जाएगा, वो वर्क डन बाई टॉर्क क्या हो जाएगा, जैसे फोर्स की जगह टॉर्क, ये समझो यार, जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट एक्स होता है, यानी कि एफ एक्स कॉस थीटा ये होता है। उसी तरह से टॉर्क की वजह से जो हो जाएगा टाउ डॉट थीटा हो जाएगा, मतलब रोटेशनल फोर्स और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टाउ थीटा कॉस थीटा, यही जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे एक चीज समझना कि यहाँ पे ये हम मान लेते हैं कि इनिशियली, ये मैं रब कर रहा हूं, इसको लिख लिए होगे तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो है लिखिए आप, इनिशियली लेट इनिशियली डाइपोल इज एट एंगल थीटा 1 विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियली डाइपोल इज एट एंगल थीटा 1 विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डाइपोल है वो थीटा 1 एंगल पे हमने माना, ये जनरल लिया हूं मैं, मान लो कि ये थीटा 1 है, इनिशियली थीटा 1 पे। अब इसके बाद ये घुमाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो घुमा के थोड़ा थोड़ा थीटा कम करते करते घुमाएगा, थोड़ा थोड़ा थीटा कम होगा, थीटा कम होते होते हम मान रहे हैं कि फाइनल जो होगा एंगल वो थीटा 2 हो जाएगा। अगले लाइन से लिख लो, लेट फाइनल एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा 2, इज थीटा 2। ठीक है, तो समझना ध्यान से, तो यहाँ पे धीरे धीरे एंगल चेंज हो रहा है ना, हो रहा है। तो एक चीज समझिएगा, जो यहाँ पे सर्कुलर ये रोटेशनल मोशन एक तरह से हो रहा है, ये रोटेट करा रहा है। तो इस तरह से जब रोटेट कराएगा, अंगूठा देखो कहाँ है, अंगूठा अंदर की तरफ है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इस तरह से होता है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, ठीक। और टॉर्क, टॉर्क किधर की तरफ लगेगा, अरे एक चीज समझिए, जैसे समझना मेरी बात ध्यान से, ये बात भी लिखना है आप जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि टॉर्क जो होता है वो होता है P क्रॉस E डाइपोल के ऊपर, P क्रॉस E होता है। P जो होता है हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, और E जो है इस डायरेक्शन में, तो P क्रॉस E टॉर्क है। तो टॉर्क की डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, अरे क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या करते हैं हम राइट हैंड का यूज करते हैं, ठीक, राइट हैंड का यूज करते हैं। P की डायरेक्शन इधर की तरफ है कि नहीं है, P की डायरेक्शन इधर की तरफ है, एकदम है। तो P क्रॉस E इस तरह से आपको करना पड़ेगा, E की तरफ घुमाने के लिए, ठीक। तो P क्रॉस E थंब कहाँ आ रहा है, अंदर, यानी कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो अंदर है यहाँ पे। तो टॉर्क की डायरेक्शन भी आप राइट हैंड से निकालेंगे, ये लिख लीजिएगा कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, क्योंकि P क्रॉस E है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो भी अंदर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ। तुमको समझो यार, ये कंफ्यूजन हो सकता है, घूम तो ऐसा रहा है ना सर, तो अंदर की तरफ कैसे, तो भाई कर्ल करते हैं, कर्ल करेंगे तब हमको जो है डायरेक्शन पता चलेगी, सर्कुलर मोशन में ये सब बातें पता ही नहीं, ठीक है, करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, ये भी बात लिख लीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क इज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, इनसाइड द प्लेन, ठीक। तो वर्क डन जो होगा, स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द डाइपोल बाय एंगल डी थीटा डिस्प्लेस करने में, छोटा सा एंगल डिस्प्लेस करने में कौन सा वर्क डन लगेगा, ये आपको समझना है, ठीक। तो जो छोटा वर्क डन लगेगा वो लगेगा टाउ डी थीटा। अरे यार F इजिकल टू सॉरी वर्क डन इजिकल टू F डॉट x होता है ना, उसी तरह से अगर रोटेशन में वर्क डन की बात करोगे तो F की जगह टाउ हो जाएगा, और x मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी डॉट प्रोडक्ट लगता है, ठीक है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इनसाइड द प्लेन है, इसलिए यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक। तो ये जो है स्मॉल वर्क डन आता है। तो हमने टाउ निकाल रखा है, ये क्या होता है, टीई साइन थीटा होता है, टाउ क्या होता है, टीई साइन थीटा, ठीक है, जनरल थीटा ले रहे हैं, ये स्मॉल वर्क डन आ जाएगा, तो ये स्मॉल वर्क डन आएगा, ठीक है।
नेटवर्क इशू बच्चों को बहुत आ रही है। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्मॉल वर्क डन ये आया, और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, याद क्या रखना है आपको पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करती है। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन में पढ़ाया था वर्क एनर्जी पावर में, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं उनका जो चेंज इन पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है कि नहीं होता है? जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है पहले से, ठीक। तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? du इज इक्वल टू माइनस pe sin थीटा d थीटा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस pe sin थीटा d थीटा। एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं माइनस साइन लगाने जा रहा हूँ, एक चीज समझना, यहाँ पे dw इज इक्वल टू pe sin थीटा d थीटा, यहाँ पे माइनस लगेगा। इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है, जरा ध्यान देना, इसको एक मिनट मिटाओ। इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस लिख लेना, दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज द एंगल इज डिक्रीजिंग। देखो ये एंगल क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन क्या होता है? दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज द एंगल इज डिक्रीजिंग, ठीक। और बाकी ये रिलेशन आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करती है, ठीक। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये रिलेशन वैलिड है। और ये माइनस साइन का क्या मतलब है वो मैंने बता दिया, क्योंकि ये डी थीटा क्या हो रहा है? घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, पहले से ही। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे आप, तो डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी पीई साइन थीटा डी थीटा, आ जाएगी ना, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब आपको इंटीग्रेट करना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक। तो कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, ठीक। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आप u1 मान लीजिए थीटा 1 पे, और पोटेंशियल एनर्जी u2 मान लीजिए थीटा 2 पे, ठीक है। थीटा 1 से कहां तक? थीटा 2 तक। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये du जो है, du का इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा u2 माइनस u1, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, इक्वल्स टू p बाहर आया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा 1 से कहां तक? थीटा 2 तक, माइनस बाहर आ गया pe, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये u2 माइनस u1 आया, आया ना। आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो u2 माइनस u1 की जो वैल्यू आई, ये माइनस साइन अगर आप अंदर भेजो तो ये आ जाएगा तुम्हारा pe, ओपन करो ब्रैकेट, pe cos थीटा 1 माइनस pe cos थीटा 2। कैसे? ये माइनस को ये माइनस प्लस कर देगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। वही किया है मैंने। दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करोगे, ध्यान दो, दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो u2 के लिए ये वाली एनर्जी होगी ना, माइनस वाली, और माइनस u1 के लिए ये वाली एनर्जी होगी। तो बाय कंपेयरिंग वी गेट u इक्वल्स टू माइनस pe cos थीटा। जनरलाइज कर दिया मैंने, ठीक है। देखो जरा, u2 यानी सेकंड पोजीशन पे जो एनर्जी है वो क्या है? माइनस pe cos थीटा 2, और माइनस u1 ये क्या है? p cos थीटा 1। तो u1 की वैल्यू माइनस pe cos थीटा 1 आएगा कि नहीं? तो दोनों तरफ कंपेयर करने से हमको पता चल जाएगा u इक्वल टू माइनस pe cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन p एंड e, ये आप पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। तो यहां से आपको u की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस p वेक्टोरियली अगर लिखे हम तो माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर, इसका प्रूफ भी आता है बोर्ड एग्जाम, तो ध्यान दीजिएगा।
बाकी नीट वालों को तो ये रिलेशन याद रखना है, माइनस पी डॉट ई। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल लिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। कुछ और बात है, जल्दी भाई। अभी महक, अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ सर अभी। चलो ठीक है। ध्यान दो, माइनस पी डॉट ई आ गया। अब कुछ बातें और कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दी जाए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दी जाए, उसका क्या मतलब है? इसको अलाइन करा दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, अलाइन करा दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। डायग्राम आप बनाइएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस चार्ज इधर, प्लस चार्ज इधर, तो डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। मेरे पास टाइम नहीं है इस वजह से कर रहा हूं। तो ये जो होगा इस केस में, आप देखो थीटा की जगह 0 रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो माइनस पी बचेगा। u इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पी इंटू ई। ये मिनिमम एनर्जी होती है। क्या होती है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी। जब एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री हो जाता है तो डाइपोल जो एनर्जी स्टोर होती है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो कितनी होती है? माइनस पीई। ध्यान दीजिएगा। अगली बात, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, पाई हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, क्या होगा? थीटा की वैल्यू आप जैसे ही 180 करोगे, 180 मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ठीक, तो उस केस में जैसे ही 180 करोगे, cos 180 की वैल्यू होती है -1, यानी वो माइनस ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Pe, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। कितना होता है? Pe, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब पैरेलल होते हैं तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, ये सब चीजें नोट करिए। अब ध्यान दो कि अगर थीटा की वैल्यू π/2 कर दी जाए, अरे तो π/2 cos π/2 क्या होता है? 0। तो उस केस में एनर्जी क्या होती है? 0। कभी कभी इसी को रिफरेंस मान लेते हैं, कभी कभी क्या करते हैं? रिफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो u इक्वल्स टू क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक टॉपिक और है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को तो मैं यही कहूंगा कि आप जरूर नेक्स्ट लेक्चर में ये रिवाइज करके आइएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या कंडीशंस होते हैं, ये सब पढ़ाया गया वर्क एनर्जी पावर में। अब ध्यान देना, ये देखो यहाँ पे देखो, ये टॉर्क ड्यू टू डाइपोल था, ये मैंने प्रूफ करा दिया, वेक्टोरियली भी प्रूफ करा दिया। ठीक है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहती है कि जो डाइपोल हो वो उसी की डायरेक्शन में अलाइन कर जाए। ठीक है, और ये सारे कंडीशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अभी जो मैंने बताया कि थीटा 90 डिग्री पे, इसको हम कभी कभी क्या करते हैं? रेफरेंस मान लेते हैं। ये देखो एज्यूम टू बी 0, एज्यूम टू बी 0, और हमने तो 0 निकाल ही लिया है। ठीक, तो ये फाइनली जो होता है u की वैल्यू आ जाती है माइनस पी cos थीटा। ठीक, ये देख लीजिएगा, मैंने प्रूफ करा दिया। बाकी एक और चीज समझना, जो सिंपलेस्ट मेथड था टॉर्क प्रूफ कराने का वो यही था ना, पटाख से। ये देखो ये सिंपल, ये भी मैंने कराया मेथड 2 जो टॉर्क का था, d sin थीटा, ये भी जो यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, P क्रॉस E होता है बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये याद रखिएगा P क्रॉस E। ठीक है, हम यहाँ देखो लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू अलाइन अ डाइपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन में ही चाहता है कि डाइपोल रहे। अब जरा देखो ये चीज हमको ध्यान देना है, ये ध्यान देना बाबू, सब लोग ध्यान देंगे इस चीज को। एक चीज समझो, जैसे मान लो कि जब डाइपोल, ध्यान समझना, जब डाइपोल, मैंने यही अज्यूम किया था ना कि θ1 से θ2 पे जाना है डाइपोल को रोटेट होके, तो जब डाइपोल θ1 पे था, ध्यान से समझना, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो समझिए। जब डाइपोल θ1 पे था, तो θ1 पे जब था तो उसके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी? माइनस Pe cos θ1 एकदम थी। ठीक है, और जब θ2 पे था तो उसके पास एनर्जी कितनी थी? माइनस Pe cos θ2 थी ना। तो जो θ1 से जब वो θ2 पे जा रहा है तो जो वर्क डन करना पड़ रहा होगा वो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो वही देखो क्या किया हुआ है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो क्या है? फाइनल
फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी ये है, इनिशियल एनर्जी ये है। तो इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है? देखो कंफ्यूजन होता है, नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले cos थीटा 2 करें कि cos थीटा 1 करें। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो जो वर्क करता है वो होता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, सब नोट्स में जाएगा ये सब, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो क्या हो जाएगा? cos थीटा, इसी का निगेटिव, एक्सटर्नल फोर्स का क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है। तो PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अरे यार ये कैसे आया? कंफ्यूज मत हो भाई, ये देखो ध्यान से, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव, इसको भूल जाओ, अभी इसको काटो, अभी भूल जाओ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की होती है तो उसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वो जो होगा निगेटिव टाइम्स फाइनल माइनस इनिशियल होगा कि नहीं होगा? निगेटिव टाइम्स फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो देखो यहाँ पे फाइनल और माइनस इनिशियल किया गया है, तो ये देखो ये माइनस में है और ये प्लस में कर देगा, ठीक है। तो जब इसका निगेटिव करोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और जो प्लस हुआ था वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? निगेटिव टाइम्स डेल्टा यू, है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर का है, और उसी का निगेटिव एक्सटर्नल। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है उसका ये वर्क डन होता है थीटा 1 से थीटा 2 जाने में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बस उसी का निगेटिव टाइम्स, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी, ये मैं कल पढ़ा दूंगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बाकी तो मैं कल पढ़ाऊंगा ही, आज कुछ न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं, ठीक है। ये समरी है जो हमने आज पढ़ा है, उसका समरी है कि डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? PE sin थीटा। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। एक्सटर्नल देखो यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 हम जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल वर्क डन फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा? ये होगा। अगर थीटा 1 से थीटा 2 जा ही रहे, देखो सेम ये जा रहे हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा क्या होगा? इसी का जस्ट निगेटिव, ठीक है। तो नेट फोर्स हमेशा जो होता है, हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एंगल पे जो है डाइपोल रखा रहे, नेट फोर्स हमेशा जीरो। तो आप देखो एंगल जीरो हो या एंगल 180 हो, नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। लेकिन जो टॉर्क होता है वो भी जीरो होता है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होती है और मैक्सिमम होती है। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या नया सीखना है, लेकिन कल मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा, ठीक है। ये बातें थी आज की। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं PDF 1 पे ही, हाँ ठीक है। उस पे आप लोग बताते जाइएगा कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल आपने पूछना है आज। ये तो लिख ही लिया है सबने, ये सब न्यूमेरिकल हो गए हैं। कौन सा न्यूमेरिकल बचा है भाई? ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, कर ही लोगे। इसमें से कर लेना जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछना होगा फोन करके पूछ सकते हो इसमें से, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हो, नो डाउट। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट वाला वो करेंगे। लार्ज कंडक्टर ये भी मैंने बता दिया है, 4 आइडेंटिकल ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है। हाँ ये हम जरा समझते हैं, ठीक है, ये करते हैं। सब लोग अटेम्प्ट करिए, कर दिया तो अच्छी बात है। हाँ भाई चलो, यहाँ पे क्या है कि 2 पार्टिकल्स हैं 5 ग्राम के। अच्छा दीपक मुझे बताओ, ये बोर्ड जो है क्लियर है क्या तुम्हारे लिए? चीजें दिख रही है क्या इस पे? छोटा हो गया होगा। हाँ दीपक? यस सर दिख रहा है। ठीक है चलो, डायग्राम बना रहा हूँ, इस क्वेश्चन का डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में बनाइएगा। कुछ नहीं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, 2 पार्टिकल्स हैं 5-5 ग्राम के, ये भी 5 ग्राम और ये भी 5 ग्राम का है, ठीक है। अब कर कह रहा है इसके ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं, मतलब प्लस 10⁻⁻7 कूलम यहाँ भी है, प्लस 10⁻⁻7 कूलम यहाँ भी है, यही डायग्राम है, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। हमको करना क्या है? मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताना है कि ये पार्टिकल्स जो हो रेस्ट पर है। अरे ठीक है ना यार,
समझो ध्यान से, इनके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और रफ सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को खींचेगा तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो मिनिमम हमको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो मिनिमम जो होता है लिमिट, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है न्यूएस, वही होता है। तो ये रेस्ट पे अगर रहे, यानी कि हमेशा एक बात बताओ, ये रेस्ट पे रहे अगर, तो लिमिटिंग ये जो फोर्स होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए, हमेशा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, बॉडी मूव करने लगेगी। यानी कि जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, Fp मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू Fl। ठीक है, यही कंडीशन होगी। अब ध्यान देना यहाँ पे, Fe की वैल्यू कितनी होती है, K Q1 Q2 यानी कि दिस इनटू दिस 10 टू रेज पावर -7 का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दूरी कितनी है, 10 गुणे 10 पे पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे ना, इसका स्क्वायर। दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू न्यू इनटू, अच्छा फ्रिक्शन क्या होता है, न्यू इनटू नॉर्मल। तो न्यू हमको निकालना है, नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल जो हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा। तो mg यानी कि 5 इंटू 10 पावर -3, ग्राम में है ना तो किलो में बदलेंगे, g यानी कि 10। इसी को सॉल्व कर लेना, न्यू निकल जाएगा तो मिनिमम निकल जाएगा, कर लोगे ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, हाँ ये SHM वाला क्वेश्चन है, करते हैं इसको, मिटा रहा हूं भाई। अब देखो होगा क्या, ध्यान समझना। दो पॉइंट चार्जेस हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखे गए हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू इसका डायग्राम और प्लस क्यू, इनके बीच की जो दूरी है वो है 2l। ठीक है, अभी कह रहा है कि अनदर पार्टिकल विथ मास m एंड माइनस q इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन दिस चार्जेस। इनके बीच में एक -q वाला चार्ज रख दिया गया जिसका मास कितना था, m। ठीक है, कह रहे हैं नाउ दिस पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड और डिस्टेंस x। ये जो पार्टिकल है ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है x। मान लो कि ये ऊपर जो है इस तरह से हमने पकड़ा और खींच के यहाँ लेके चले गए, यहाँ हल्का सा x खींच के लेके चले गए। तो अब होगा, अब ध्यान समझो, पहले यहाँ पे था तो क्या हो रहा था, ये प्लस क्यू इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा था, ये प्लस क्यू इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा था, दूरी सेम थी, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम था, तो नेट फोर्स 0 था। लेकिन हल्का सा हमने डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, अब जो लाइन ज्वाइन करेगी इनको उसके अलावा फोर्स लगेगा, मतलब इसके तरफ एक फोर्स लगेगा F और यहाँ लगेगा F, खींचेगा ना, ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ कर दिया, तो इसको खींचेगा, ऐसा खींचेगा। अब ध्यान देना, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, L, क्योंकि ये पूरा 2L है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, L। और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो ये जो फोर्सेस हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि इक्वल फोर्सेस, ठीक है, सिमेट्री है यहाँ। ठीक, तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं इनके कंपोनेंट्स देखो, इस ये देखो, ये जो F है इसका एक कंपोनेंट आएगा थीटा की तरफ, F cos थीटा, और थीटा से अपोजिट एक कंपोनेंट आएगा, यानी कि एक कंपोनेंट यहाँ आने वाला है जिसको हम F sin थीटा बोलेंगे, और एक कंपोनेंट सिमिलरली यहाँ आने वाला है, ये वाले फोर्स, ये जो फोर्स है इसको भी जब आप थीटा से दूर ले जाओगे तो क्या आएगा, F sin थीटा। ये F sin थीटा कट जाएगा, लेकिन जो थीटा के तरफ वाला कंपोनेंट है F cos थीटा और ये F cos थीटा, तो जो नेट फोर्स लगेगा, F नेट जो लगना है, जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, 2 टाइम्स F cos थीटा। बाकी ये F की वैल्यू होगी कितनी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 2 टाइम्स K Q1 Q2 यानी कि Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, इंटू cos थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। तो ये F नेट की वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2kqqx अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2 लिख सकते हैं ना।
ठीक है, अब ध्यान दो, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब आपको कह रहा है कि x बहुत छोटा था, बहुत स्मॉल था, और आपको पता ही है एसएचएम की कंडीशन होती है कि x जो होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, और इसको देखो रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए। तो अपने अपने पोजीशन से जब इसको ऊपर आप ले गए तो देखो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, क्या 2f cos थीटा, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी है। तो अगर इफ x इज वेरी स्मॉल, x क्या है, बहुत छोटा है, तो x बहुत छोटा होगा तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, नेग्लेक्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे l स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा, 2 से 2 कटेगा, l क्यूब बचेगा, फोर्स जो आ जाएगा F नेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2kqx अपॉन l क्यूब, यही आ जाएगा। और बाकी निगेटिव लगाएंगे हम, निगेटिव क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये वापस लाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो है एसएचएम करेगा। तो हमको पता है इसको हमको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करना होता है ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी, ये मास को नीचे भेज दो, -2 माइनस हटा देते हैं, तो फिर चलो -2k/q/x अपॉन ml क्यूब, यही आएगा। और हमको पता है इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करना पड़ता है, अरे करना पड़ता है कि नहीं यार, निकलवा चुका हूँ ये सब, ठीक है। तो एक्स से एक्स गया, माइनस माइनस गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2k/क्यूब अपॉन ml क्यूब, ठीक है। अच्छा इसमें ओहो मैं तो पूरा बता दिया, टाइम पीरियड भी, इसमें खाली शो करना था कि ये एसएचएम करेगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये एसएचएम करेगा क्योंकि एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, ठीक, तो ये ओमेगा आ गया। अगर आपको कह देता कि टाइम पीरियड निकालिए, तो हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा, ओमेगा हमने निकाल रखा है, टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाती है 2π/ml³ अपॉन 2k/क्यूब, ठीक है, ये टाइम पीरियड आ जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये देखो भाई, इनको देखा जाए, पढ़िए क्वेश्चन, मिटा रहा हूं मैं। हाँ सर वहां पे उसको डायरेक्ट अगर -kx से कंपेयर करके k निकाल लिए होते और 2π√m/k नहीं कर सकते थे। माइनस, अरे भाई साहब वो जो -kx होता है स्प्रिंग के केस में होता है ना जी, स्प्रिंग फोर्स होता है ना -kx, मिटा रहा हूं। अब ध्यान दो भाई, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसका डायग्राम देखिए। मैं कि ये वीडियो मेरा दिख रहा है क्या, जो डायग्राम या सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ सर दिख रहा है। चलो ठीक है, डायग्राम देखो इसका, ये एंगल थीटा है, ठीक है। पहले यहाँ पे कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम था जो ऐसा दिख रहा है, इसके ऊपर बॉब, ये जो बॉब है इसके ऊपर चार्ज क्यू है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो अगर चार्ज क्यू होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपने ही डायरेक्शन में इसको खींच ले जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये क्यू ई अप्लाई करेगा, ठीक है, क्यू ई अप्लाई करेगा। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग और द पेंडुलम इन इट्स इक्विलिब्रियम। अब भाई एक औकात होती है ना हर चीज की, कहां तक खींच के ले जाएगा, कुछ ही दूर तक ले जाएगा खींच के, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान दो, इधर की तरफ टेंशन लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, लगेगा ना। ये आप ध्यान दीजिएगा, थीटा एंगल हमने माना, यही थीटा एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। ये टी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जो होगा टी कॉस थीटा, और टी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जो होगा टी साइन थीटा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि टी साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी क्यूई के बराबर, पहला इक्वेशन, और टी कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर, दूसरा इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QE अपॉन mg, और थीटा की वैल्यू कितनी, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, बच्चे देख के हड़क जाते हैं खाली पेंडुलम के नाम पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ऐसा, तुमसे टेंशन भी पूछ सकता था, निकाल सकते थे, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट, ये देखिए इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिक्स घुसाया 1D। ठीक, करते हैं। चलो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि स्पीड बताइए कि तुरंत ये प्लेट से निकला हो। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड बताना है। चलिए देखते हैं। अब देखना भाई, ध्यान दो कि यहाँ पे प्लेट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पे देखना ये प्लेट है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे की तरफ है, मतलब कि बट ऑब्वियस सी बात है, प्लेट यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। यहाँ ये जो प्लेट के बीच का सेपरेशन है वो डी है। ये मिड वे से कोई चार्ज है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो है यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ये यू निकालना है। ठीक, आपको बताना ये है कि ये यू होगा कितना। ठीक है, यही बताना है। तो देखते हैं। एक बात बताओ, इस चार्ज को यहां से यहां, अब देखो होगा क्या, इस जैसे ही चार्ज को आप फेंकोगे अंदर की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में। तो इसके पास एक आगे की तरफ भी वेलोसिटी है, और जब ये फोर्स लगाना शुरू कर देगी नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा मुड़ेगा ये। अब आपको ये जब मैं फोर्स बता रहा था तभी ये चीज एक्सप्लेन किया था कि थोड़ा सा ये जब भी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ना, नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इधर की तरफ, तो ये बॉडी जो होगी ये पाथ ऑफ फॉलो नहीं करेगी। अब ये थोड़ा सा कर्व पाथ फॉलो करेगी और ऐसा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसा बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सर्कुलर मोशन करने लगे। ठीक, तो हमको एक कंडीशन ये निकालनी है कि जस्ट ये बाहर निकल जाए, वो वाली कंडीशन, हमको सर्कल वर्कल नहीं बनाना। ठीक है, तो अब ध्यान दो, तो यहाँ पे समझो हमको चाहिए भैया ये u चाहिए ना, ये u चाहिए। अब एक बात बताओ, तुमसे इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता था। इसमें कह सकता था कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। तो आपको पता होगा कि जब भी हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो x डायरेक्शन में अलग, y डायरेक्शन में अलग, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो, अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग यूज करते हैं तो आप x एक्सिस की बात करो, मैं ये x एक्सिस y एक्सिस बना दे रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस की अगर बात करो, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है क्या x एक्सिस में? नहीं, एकदम नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो यानी कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हम आप t इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं, t इक्वल टू v इक्वल टू जो होता है, t इक्वल टू यूज कर सकते हैं डिस्टेंस s अपॉन वेलोसिटी, ये यूज कर सकते हैं। ये दूरी दे रखी है l, ये वाली दूरी भी l दे रखी है। डिस्टेंस की वैल्यू हो गई कितनी, l, और वेलोसिटी u। तो ये हमने टाइम निकाल लिया कि इसको यहाँ से यहाँ जाने, भले ही इस तरह का मोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पहुंचने में इसको समय, तो ये एक्स एक्सिस में तो इतनी ही दूरी कवर किया ना। ये टाइम जो होता है, टाइम को इस बात से मतलब नहीं है कि आपका मूवमेंट किधर है, वो समय बताएगा ही बताएगा। ठीक है, तो ये l बाई u। ठीक, आया ये टाइम आया, एक्स एक्सिस की मदद से हमने टाइम निकाल लिया। अब हमको वाई एक्सिस में जरा ध्यान देना, वाई एक्सिस में जरा ध्यान देना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एकदम होता है। तो एक बात बताइए, वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, केवल ये वाली डिस्टेंस, यही वाली दूरी कवर हो रही है, डी बाई टू, ये डी बाई टू हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कुछ है क्या? वाई एक्सिस में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी हमने दिया है ये केवल एक्स एक्सिस में, ये 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है भैया? एक्सेलरेशन केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का लग रहा है, अरे मास वास दिया नहीं है कुछ। ठीक है, यहाँ पे और नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना नीचे की तरफ। ठीक, चार्ज के ऊपर अगर ये फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, कुछ लिखा नहीं। चलो ध्यान दो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो देखो फोर्स जो लगेगा वो लगेगा Q इंटू ई, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, Q इंटू ई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q E बाई M। ये जो हो जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी कौन से डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। तो हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, Q अपॉन M, और T की वैल्यू हमने निकाल रखा है, स्क्वायर करोगे तो L स्क्वायर U स्क्वायर, यही U निकालना था ना। तो आप देखो 2 से 2 ये कट गया,
यू को इधर भेज दो, डी को इधर भेज दो, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम डी। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल अंडर रूट क्यू ई अपॉन एम डी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ जाती है, यही मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक, तो हमको यहाँ पे ये कहने के लिए था यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको 1D और फोर्स के कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे 11th के, तो इस क्वेश्चन को लगाना मुश्किल है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, एनसीईआरटी में भी आपका देखना, आप एक्सरसाइज खोल के उसमें भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने जैसे ही ये देखा होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अड़क गए होंगे। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे निकालें, अरे बाप, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन लगेगा। अब जरा एक चीज समझो, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय निकाल लो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, यहाँ गया, यहाँ जाके लड़ा, फिर वापस आएगा तो यहीं तक आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आए। ठीक, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर लड़के यहाँ आ गया, रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैसे निकालेंगे, एल लेंथ दिया हुआ है। ठीक, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकालें। इनिशियल वेलोसिटी 0, जब कुछ नहीं दिया है तो 0, तो ये L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर रही है Q इंटू E। ठीक है, उसको हम ma के बराबर कर देंगे, तो जैसे ये हमने निकाला ये बोर्ड पे एक्सेलरेशन QE बाई m। ठीक, तो उसी तरह के QE बाई m एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाफ एटी स्क्वायर से हम क्या निकाल सकते हैं, L दिया ही हुआ है, वहां से T निकाल सकते हैं, तो T क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का T होगा। ठीक, तो आपको उसका 2 टाइम्स कर देना है, वही टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अरे यार वही वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सिस ऑफ रिंग, अरे जो बताया था r/√2 है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में x की जगह वो वैल्यू रखी r/√2 आ जाएगा। क्या आया था, 2kq अपॉन 3√3 x स्क्वायर। ठीक है, यही आया था। चलिए ये क्वेश्चंस करिएगा, डाउट होगा फोन करके पूछिए। और देखते हैं, हाँ ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, किसी का हुआ है क्या ये वाला क्वेश्चन, बोल के बताओ। हाँ सर, हो गया था। यस सर, हो गया। देखते हैं मैं क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। मिटाते हैं भाई, मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी है, समझ लो, लेकिन खुद से करने की कोशिश करना। एक बात बताओ, ऐसे ही रहने दूं कि मैं अपना पूरा फुल स्क्रीन ले आऊं, जल्दी बोलो। दीपक, क्लियर हो रहा था? यस सर, ठीक है। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, क्यू क्यू देखो ना, रामाशीष तुमको दिख रहा है क्या वीडियो? यहाँ पे ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है और ये क्यू। ठीक है, साइड ए है, स्क्वायर है, तो दो चीजें हैं, नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0 और नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0। ये है, उसके लिए आपको क्यू बाई क्यू का रेशियो निकालना है। ठीक है, आओ देखते हैं। एक बात बताइए, सबसे पहले हम क्यू पे देखें कि नेट फोर्स 0 कब होगा। क्यू पे देखें कि नेट फोर्स 0 कब होगा, कैपिटल क्यू। एक बात बताओ, ये जो है इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा भैया, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, एफ कैपिटल। अब बात ये है कि स्मॉल क्यू वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मेरी बात समझो क्या कह रहा हूं, कि ये भले ही स्मॉल क्यू तुमको ऐसे दे दिया, लेकिन तुमको डिसाइड करना है कि वेदर दिस स्मॉल क्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मान ले कि पॉजिटिव है,
तो आप देखेंगे कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको रिपेल करके इधर की तरफ फोर्स लगा देगा। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव होगा तब इसको रिपेल करके इधर की तरफ फोर्स लगा देगा। एफ क्यू और एफ क्यू, इनका जो नेट आएगा वो इसी की तरफ आएगा, एफ क्यू नेट आएगा। तो कभी ये कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या इस केस में? कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो ये डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन करिएगा, देखिएगा नॉट पॉसिबल। पहले ये करिएगा, लेट स्मॉल क्यू इज पॉजिटिव। अगर ऐसा हुआ तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो कैपिटल क्यू पे कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ये आप लिखिएगा, एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका मतलब नीचे हमको समझ में आया कि स्मॉल क्यू मस्ट बी नेगेटिव सो दैट द नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0। तो अब इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, बना के आप एक्सप्लेन करिएगा। अब जरा ध्यान दो, अब हमको पता चल गया कि स्मॉल क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। आप लिखते रहिएगा ये सब बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कैपिटल क्यू तो इसके तरफ, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। शिवेंद्र, तुमको समझ में आ रहा है सब? अब जरा ध्यान देना, ये अगर निगेटिव हो गया तो इसको अट्रैक्ट करेगा एफ स्मॉल क्यू, और ये निगेटिव है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा एफ स्मॉल क्यू। तो ठीक है, इनका नेट इधर आएगा, एफ स्मॉल क्यू नेट। अब पॉसिबिलिटी है कि भाई साहब ये क्या हो जाए, दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो नेट फोर्स 0। एफ कैपिटल क्यू आप लिखोगे तो क्या आएगा, के क्यू 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 स्क्वायर अपॉन दूरी का स्क्वायर, ये अंडर रूट 2a, तो अंडर रूट 2a का स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर। ठीक है, एफ क्यू आया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये नेट कैसे निकलेगा, नेट कैसे निकलेगा भाई? यहां पे देखो ये 90 डिग्री पे है। शिवेंद्र पांडे, आपको क्लियर हो रहा है क्या? अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये एफ क्यू जो होगा, एफ स्मॉल क्यू, ये होगा के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यही होगा। सिमिलरली ये वाला भी एफ क्यू होगा। तो इनका जब आप नेट निकालोगे तो देखो ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो नेट क्या होगा, एफ क्यू नेट जो होगा, देखो वेक्टर लगा रहा हूं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। अंडर रूट कर देता हूं मैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ये, यानी कि अंडर रूट 2, ये बाहर आ गया, तो के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यही आया। अब अगर क्यू पे फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, फॉर नेट फोर्स 0 ऑन कैपिटल क्यू, इसका मतलब एफ क्यू और एफ क्यू नेट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी कि के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये होना चाहिए। ये कटा, ठीक कटेगा, ये नहीं कटेगा, अपॉन ए स्क्वायर। बचा क्या, यहाँ q/2 बच गया और यहाँ अंडर रूट 2 क्यू बच गया। हमको q/q का रेशियो निकालना था ना, तो चेक करो यार कितना आएगा, q/q का रेशियो का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ, इसको आप देखोगे ये नीचे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये रेशियो आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का, 2√2। दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलरली ऐसे होगा, मैं करूंगा नहीं, आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे ही होगा कि अब कह रहा है कि स्मॉल क्यू जो है उसके ऊपर नेट फोर्स 0, तो सिमिलरली आप देखोगे, मान लो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करना है, तो ये वाला इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगा देगा। बाकी इसमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि कैपिटल क्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव हुआ तो ये कैपिटल क्यू इसके ऊपर की तरफ फोर्स, ये कैपिटल क्यू इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स, इनका नेट भी इधर ही आया। तो कभी पॉसिबल है क्या स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स 0 हो पाना? कभी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक, आप करेंगे केस 2 बना के। तो इसका मतलब हमको फाइनली कैपिटल क्यू को भी निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल क्यू को भी क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, ताकि इस ये जो है इसके ऊपर फोर्स नीचे लगाए, ये जो है इसके ऊपर फोर्स इधर लगाए, बाकी ये तो इधर लगा ही रहा है। इन दोनों का जो फोर्स आएगा, उसका जो नेट आएगा वो इधर आएगा, तब ये दोनों कैंसिल होके ऐसा, तो उसका जो रेशियो आएगा 1/2√2 आ जाएगा। करिएगा, देखिएगा 1/2√2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ
ठीक है, 1/2√2 आ जाएगा। ठीक, तो मैंने कैपिटल क्यू अपन स्मॉल क्यू का रेशियो निकाला है, ठीक है, तो उसका 1/2√2 आ जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन बोला था कि भाई बताओ ये जो होगा इंटायर सिस्टम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, क्या बोला था, ठीक है। तो एक चीज इसमें समझो, यहाँ पे एक चीज समझना कि ये जो दोनों कंडीशंस हमने बनाया है, एक बार ये रेशियो और एक बार इसके बाद वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया वो वाला रेशियो, वो कभी साइमल्टेनियसली पॉसिबल है नहीं। जैसे मान लो इसको तुम जब निगेटिव मानोगे तो इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, इसको जब तुम पॉजिटिव मानोगे तो इसको निगेटिव रखना पड़ेगा, मतलब दोनों केसेस साइमल्टेनियसली कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब पूरा सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकता। ठीक, तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कभी भी जो रेशियो आया है q/q का 2√2 पहले केस में और दूसरे केस में q/q का 1/2√2 जो रेशियो आया है, ये साइमल्टेनियसली कभी एक साथ पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जो सिस्टम है वो कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट करते हैं भाई, ये हो गया, बस खत्म। PDF 2 पे आते हैं। ये देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको करते हैं। किसी का हुआ था क्या? हाँ सर, हो गया था ये। चलो वेरी गुड, अब देखते हैं इसको। हाँ, तो ये भी SHM का है। देखो भाई, अभिषेक प्रजापति आप उपलब्ध हैं कि नहीं हैं, तो बोलिए जरा। पॉइंट A है, ये O है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। ये दूरी जो है ये x दे रखी है और एक बात बोल रखा है कि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, मतलब कि x बहुत छोटा है। अरे यार x बहुत छोटा का मतलब अभी देखेंगे, हमको पता करना है कि अच्छा टाइम पीरियड निकालना है, तो ये देखना पड़ेगा कि सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं, पहले शो करना है फिर निकालना है। देखो जरा, ये एंगल थीटा दे रखा है यहाँ पे, अच्छा नहीं कुछ थीटा वगैरह नहीं दे रखा है, देखो ध्यान से, ये -q है, वो तो डायग्राम में पूरा कंप्लीट डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा गया है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, ये मतलब रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिंग क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से यहाँ खींचा, तो यहाँ आते ही रुक थोड़ी ना जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, और आगे बढ़ेगा इनर्शिया की वजह से, आगे बढ़ा। जब ये चार्ज आगे बढ़ने लगेगा तो फिर ये जो रिंग होगा इस चार्ज को पीछे की तरफ खींचेगा, तो यहाँ कुछ दूर जाके रुकेगा, फिर ये वापस आएगा, देखोगे कि ये इस तरह से मूव करेगा, मतलब ऑसिलेशन तो होगा ही। तो आपके ऑप्शन में ऑसिलेशन रहता है, बहुत बच्चे ऑसिलेशन लगा के चले आते हैं, क्योंकि अगले ऑप्शन में SHM भी रहता है, तो आपको फाइनली SHM चेक करना ही करना है, ठीक है, तो SHM चेक करना ही करना है। देखते हैं यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे समझिए, इसके ऊपर यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स, यहाँ पे आपको स्मॉल dq लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एक एलिमेंट लेना पड़ेगा स्मॉल चार्ज dq का, ये dq क्या करेगा, इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा df, छोटा सा फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये जो फोर्स लगाएगा, यहाँ पे देखना, ये जो फोर्स की वैल्यू होगी ये कितनी होगी, k q1 q2, यानी कि कैपिटल Q और dq अपॉन दूरी, ये x है ये a है, ये दूरी कितनी हो जाएगी x² प्लस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो x² प्लस a स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फोर्स है। अब जरा और बातें ध्यान देना कि मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे एक चीज समझना कि हमने जब रिंग का इंटीग्रेशन किया था, वो सॉरी रिलेशन निकाला था, तो इसी तरह से कुछ निकाला था एलिमेंट मान, तो सिमिलरली नीचे भी एक एलिमेंट होता था जो क्या करता था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता था। तो ये चीज समझो, ये जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है वैसे यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा dq, जो क्या करेगा, इसके ऊपर एक df फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे भी इक्वल फोर्स ही होगा, तो यानी कि सिमेट्री से थीटा होगा। इन फोर्सेस के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा
df sin थीटा, क्योंकि एंगल से हम दूर जा रहे हैं, और उसी का एक कंपोनेंट df sin थीटा नीचे वाले का यहाँ आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो भी नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा df cos थीटा प्लस df cos थीटा, क्योंकि इसका cos कंपोनेंट और इसका भी cos कंपोनेंट। इसी तरह से पूरे बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे जो cos थीटा कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि जो नेट फोर्स होगा, नेट अब रिस्टोरिंग फोर्स है ना ये, क्योंकि चार्ज को जीरो ओ पे लाना चाह रहा है, फिर जैसे ही चार्ज आगे बढ़ रहा है फिर ओ पे लाना चाह रहा है, फिर रुक नहीं रहा, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर ओ पे लाना चाह रहा है, रिस्टोरिंग। जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स है, वो जो है एफ नेट, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा क्यों किया वो समझ में आया, क्योंकि डीएफ कॉस थीटा भी हमने खाली दो एलिमेंट की वजह से किया है, इसी तरह के बहुत ढेर सारे मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उनको हम सबको ऐड करेंगे, डीएफ कॉस थीटा प्लस डीएफ कॉस थीटा प्लस डीएफ कॉस थीटा। ठीक है, तो उनका एडिशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, डीएफ की वैल्यू आपने निकाल रखा है, के क्यू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉस थीटा देखो, इस ट्रायंगल में अगर आप बात करोगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है एक्स, एक्स अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट, देखो बार बार इसी तरह के रिलेशन आते हैं, सबको आप समझिए, समझ के करेंगे तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर तरह में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो के क्यू एक्स, ठीक है, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो हमको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो x है वो बहुत छोटा है, x बहुत छोटा होगा तो इसको हम जीरो कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को एक चीज और होता है, कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर इस वाले x को काहे जीरो करते हैं, अरे भाई इसकी को जीरो करने से पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, कंपेयर करके हमको जीरो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 जो है, इसमें ये एक्स स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ए से बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो, तो एक्स को नेग्लेक्ट करोगे तो ए स्क्वायर पावर 3/2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, क्यूब आएगा, तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू एक्स डी क्यू, और नीचे क्या बचेगा, ए क्यू। ठीक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा किसका, डी क्यू का, डी क्यू मतलब कि जो हमने एलिमेंट लिया है, डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब कि छोटा 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 बहुत ढेर सारा एलिमेंट हमने जोड़ दिया, यानी कि पूरा चार्ज। ठीक, यानी कि जो नेट फोर्स आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, तो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा के क्यू एक्स, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, और नीचे क्या है ए क्यू। तो यहाँ पे आपको निगेटिव साइन लगाना है अपने आप, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है वो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। फोर्स क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एफ नेट की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस के क्यू एक्स अपॉन ए क्यू है। फिर क्या करना है, टाइम पीरियड आपको निकालना है, एसएचएम कर रहा है वो डन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे जो है आपका ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स, तो यहाँ पे आपको इसको एम ए के बराबर करना पड़ेगा, एम नीचे जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करके टाइम पीरियड निकाल लेना, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक, कर लीजिए। ये हो गया, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थे, और तो फिर हाँ, ये क्वेश्चन सबका हो गया होगा, बहुत आसान है। कह रहा है कि स्केच रफली द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अरे भाई ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, कुछ करना नहीं है, यहाँ से कम कम जो है लाइंस निकलेंगी और यहाँ ज्यादा पहुंचेंगी। ठीक है, जैसे बना देता हूँ, प्लस क्यू है, ये -2 क्यू है, तो यहाँ से निकलेंगी लाइंस, लेकिन कम निकलेंगी और यहाँ पहुंचेंगी ज्यादा। अब इन्फिनिटी से आती है। ठीक है, देखो 3 लाइन अगर निकल रही है, 6 लाइन पहुंचेगी, यही बना देना था। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, न्यूट्रल पॉइंट आपको बताया गया है कि हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास होता है, तो इधर तो न्यूट्रल पॉइंट होने सरा, क्योंकि ऐसा है न्यूट्रल पॉइंट इधर पाया जाएगा।
n, ठीक है, बीच में पाया नहीं जा सकता, ठीक। वेयर शुड द चार्ज पार्टिकल q बी प्लेस सो दैट इट एक्सपीरियंस नो फोर्स, न्यूट्रल पॉइंट पे, और क्या, न्यूट्रल पॉइंट पे रख देंगे तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है इज द फील्ड यूनिफॉर्म, फील्ड यूनिफॉर्म है क्या, एकदम नहीं। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ क्यू अपन क्यूबी, अरे देखो कितने लाइंस क्यूए से निकल रहे हैं, कितने लाइन क्यूबी पहुंच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 क्यूबी पहुंच रहा है, और इससे निकल रहा है 12, 4 4 8 4 12 12, तो क्यूए अपन क्यूबी करना है, मतलब 12 अपन 6 करोगे 2 आ जाएगा, खत्म हो गया। व्हाट इज द साइन ऑफ क्यूए क्यूबी, अरे यार प्लस ये माइनस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट सी पे होगा, यही होगा ना, बताया गया है, ठीक है। Q and Q are separated by distance this, find the position of neutral point, अरे बता देना न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन बता देना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इस पॉइंट पे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को इक्वल कर देना, ठीक है। Where will the line meet which are coming from A and not meeting Q, कह रहा है कि A से निकल रही हो लाइन और B पे ना जा रही हो, वो कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे। Will a positive charge follow the line of forces if free to move, हाँ एकदम सही बात है, कि अगर कह रहा है, नहीं एक मिनट, हाँ कह रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, कि विल अ पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स इफ फ्री टू मूव, कह रहा है कि अगर इस पे एक कोई जो है हम वो लगा दें कि मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो क्या इस लाइन को फॉलो करेगा क्या वो, तो लग सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, हाँ हाँ फॉलो करना चाहिए, तो एकदम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मान लो इस पॉइंट पे तुमने रखा, इस पॉइंट पे तुमने रखा, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि फोर्स इधर आ जाएगा, और जैसे ही फोर्स इधर आएगा मतलब बॉडी इधर मूव करना शुरू करेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी, मतलब आगे बढ़ जाएगी, इस लाइन को छोड़ देगी, फिर अगले लाइन पे चली जाएगी तो दूसरी तरफ चली जाएगी, तो मतलब ये फॉलो नहीं करेगी इस बात को, सिंपल सा ये फैक्ट है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड वाले की बात की जाए, थर्ड वाले की बात की जाए जो आज का था, ठीक है, तो आज वाले में हमने ये टॉर्क वगैरह के बारे में देखा है, और ये हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये सभी पढ़ लिया। कल हम थोड़ा सा ये इसके बारे में पढ़ लेंगे, आप लोग लेकिन रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, नो डाउट, हाँ, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात है, ठीक है। बाकी ये समरी है हमने जो आज पढ़ा है, और ये एक क्वेश्चन है, ये भी एसएचएम पे है, करने की कोशिश करिएगा, बस ये है कि रोटेशनल का कॉन्सेप्ट लगाना है, नहीं आएगा तो हम कल करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है तुरंत कॉल करके, बाकी आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो चला जाएगा, और टेलीग्राम इसीलिए आपको बनवाया गया है कि व्हाट्सएप पे इतना बड़ा बड़ा वीडियो भेजना पॉसिबल है नहीं, टेलीग्राम का लिंक मैं भेज दूंगा ग्रुप में, उससे आप उस ग्रुप को जुड़ जाइएगा उस ग्रुप में, और वीडियो जाएगा, जिसको अच्छे से, जिसने नहीं देख पाया, कुछ छूट गया है, वीडियो आप ओपन करके डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।